हेलो ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के सेशन में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जब आप सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसेंशियल है या नेसेसरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस क्या है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को अगर समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपकी जो गवर्नेंस है वो रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है अराउंड सिटीजन्स कंसर्न, तो उसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कहते हैं। यानी आपके जो भी प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, जो भी एक्शन एज अ मैटर ऑफ गवर्नेंस आप लेते हो, उसको करते समय आप हमेशा सिटीजन्स को अपने दिमाग में रखें। वो आपका गोल पोस्ट होना चाहिए। उनकी कन्वीनियंस, उनके एस्पिरेशंस, उनके नीड्स को केटर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे हम, या अप्रोच कैसा होगा इसका। तो सबसे पहले आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की वो बतानी है थ्रू अ डेफिनेशन। So you'll introduce briefly by introducing the concept of citizen centric governance। या आप कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो कि पहले के जो गवर्नेंस हुआ करते थे और आज का गवर्नेंस या फिर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, उस हिसाब से भी आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर आपको मेंशन करने हैं कुछ की डिटर्मिनेंट्स जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के हैं, और एट द सेम टाइम जस्टिफिकेशन भी देना है। कुछ एग्जांपल्स भी कोट करें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि एग्जामिनर को समझे आपके हिसाब से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एक्चुअल में कैसा दिखता है। फिर आप उसे कंक्लूड करें वेरी अप्रोप्रिएटली, समराइज कर दे, या फिर कोई कोट हो तो कोट से आप इसे एंड कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस क्या है, जैसे हमने कहा पहले हम इसकी डेफिनेशन देगी। तो ये एक तरीके सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस जिसमें आप जो सिटीजन है उसको सेंटर में रखते हो। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्शन, यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एनी पॉलिसी, एनी प्रोग्राम, तो बेसिक क्या है कि आपके गवर्नेंस के कोर में अगर सिटीजन्स है और उनके कंसर्न्स है, देन इट इज कॉल्ड ए सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो डेफिनेशन है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर सिटीजन्स वेलफेयर, नीड एंड देयर प्रायोरिटीज आर एट द कोर ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक्शन। हर गवर्नमेंट एक्शन के कोर में वही चीज दिखाई देती है। अब हम बताएंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो कौन से की डिटर्मिनेंट्स है व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सबसे पहले आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, एटलीस्ट 3 प्रिंसिपल दिमाग में आनी चाहिए जब भी आप रूल ऑफ लॉ के बारे में सोचें। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, कि गवर्नमेंट के एक्शन में कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, उनके विम के हिसाब से वो ना चले, वो किसी लॉ को अपने सामने रख के उसी हिसाब से चले। और तीसरा है कि जो भी आपको राइट्स है उसको एनफोर्स करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है व्हेन वी टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ। और अगर आपको सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस लाना है तो रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। व्हाई? बिकॉज the citizens know what are their rights, and at the same time they know how to enforce their rights। तो यहाँ पे आप देखोगे रूल ऑफ लॉ इज मोर converging on the rights of the citizens and how that could be enforced। तो अगेन वी कैन सी कि अगर आपके एक्शन में रूल ऑफ लॉ को आप हमेशा एक गाइडिंग पोस्ट की तरह देखते हो, देन यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फर्दरिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी आप अगर कोई भी इंडिकेटर्स देखें, जो भी वर्ल्ड रिपोर्ट्स आते हैं, रैंकिंग्स आती है, वहाँ पे आप देखोगे जिस कंट्री में जो रूल ऑफ लॉ वो ज़्यादा अच्छे से होता है, इंप्लीमेंट होता है, वहीं पे गवर्नेंस ज़्यादा होती है। अगर आप WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देखें तो वहाँ कंट्रीज होंगी जैसे डेनमार्क और फिनलैंड, और यहीं पे आप देखोगे गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर भी हाई होते हैं। सो कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड फिनलैंड रैंक हाई in both rule of law and good governance। This could be one of our justification or one of our examples to show how से जो हमारा rule of law है वो citizen centric governance को प्रमोट करता है। तो सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। जो भी आप डिसीजंस लेते हो, जो भी आप एक्शन करते हो एज अ मैटर ऑफ गवर्नेंस, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इससे कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इंप्रूव होगा? अगेन, जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब आपको पता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, देन ओनली यू विल हैव कॉन्फिडेंस टू आस्क क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे आप देखोगे अकाउंटेबिलिटी फर्दर करता है ट्रांसपेरेंसी, कि आप जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है उसकी जवाबदेही अगर इंश्योर करनी है तो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। इसके अलावा ये एक तरीके से जेन्युइन पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट
करता है, अनलेस एंड अनटिल थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट और यू विल नॉट बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट। तो अगेन वी कैन सी पार्टिसिपेशन इटसेल्फ सीक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, यानी आप सिटीजन्स को अपने दिमाग में रख के गवर्नेंस की जब भी आप बात करते हो तब सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज वेरी एसेंशियल। इसके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंसी लाता है हमारे गवर्नेंस में, तो ये ब्रिज कर रहा है गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो यहाँ पे आप अगेन यू कैन सी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज जो गैप था पहले गवर्नमेंट और सिटीजन्स का वो थोड़ा ब्रिज हो रहा है। नाउ सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इटसेल्फ एंड दे कैन एंश्योर कि जो उनके डिमांड्स है, जो ग्रीवांसेस है वो रिजॉल्व हो पाए। व्हाई? बिकॉज थिंग्स आर नाउ मोर ट्रांसपेरेंट। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अगेन अकाउंटेबिलिटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जवाबदेही की जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज है दे शुड बी आंसरेबल टू यू, एट द सेम टाइम आपके जो भी ग्रीवांसेस हैं वो एनफोर्स भी किए जा सके। या हम कह सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट फंक्शनरी उसने कुछ गलत काम किया है, सो ही शुड बी पेनलाइज्ड और रैदर इफ ही हैज डन गुड वन ही शुड बी रिवॉर्डेड। तो अकाउंटेबिलिटी में दोनों चीजें आती है, एक तो आंसरेबिलिटी एट द सेम टाइम एनफोर्समेंट। तो ये कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ाता है? सबसे पहले सिटीजन्स की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि करप्शन, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो अकाउंटेबिलिटी जब सेट होती है तब आप देखोगे कि करप्शन कम होते जाता है और जो इविल प्रैक्टिसेस है गवर्नमेंट में एट एवरी लेवल, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो या आपके लोकल लेवल में हो, इन सारी जगहों पे आप देखोगे कि एक तरीके से ये जो माल प्रैक्टिसेस है वो कम होते जाते हैं और लोग क्योंकि आंसरेबल होते हैं टू द सिटीजन्स। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, ओम्बड्समैन जो है हमारे लोकपाल और लोक आयुक्त, इसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू सेट अकाउंटेबिलिटी, ऑल द माल प्रैक्टिसेस, ऑल द अनएथिकल प्रैक्टिसेस वी आर ट्राइंग टू कर्ब देम यूजिंग these institutions. So again we can see these institutions represent citizen centric governance. इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ डिटर्मिनेंट क्या है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। कि आपको अगर आप सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको सिटीजन्स की तरफ पहुंचना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। और वो कब होगा कि आप सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे चले जाए, यानी जो भी पावर्स है जो एक तरीके से सेंटर, कई बार आप देखोगे बहुत सारे कंट्रीज में सेंटर के पास बहुत पावर होती है बट जो स्टेट्स है उनके पास पावर नहीं होती या लोकल बॉडीज के पास पावर नहीं होती। तो वो कैसे केटर करेंगे? जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, समझिए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है ये वही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो लोगों के बीच में है, जैसे लोकल गवर्नमेंट। तो इट एंश्योर्स, अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो ये एंश्योर करेगा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अगेन वी आर कमिंग क्लोज टू द सिटीजन्स, दैट्स हाउ वी आर प्रोमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। जैसे हमने कहा है अगर इफेक्टिव फंक्शनिंग होनी चाहिए ऑफ की सर्विसेज, वन हैज टू बी वेरी क्लोज टू द लोकल गवर्नमेंट एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो है वो है रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन, यानी जो आपके इंस्टीट्यूशन है दे शुड बी रिस्पॉन्सिव टू योर नीड्स। आपके जो नीड्स है उस हिसाब से उसने आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत बार हम देखेंगे पहले की जो गवर्नेंस होती थी वहां पे और जो गवर्नमेंट फंक्शनरी उनके कन्वीनियंस के हिसाब से दे वुड प्रोवाइड यू सर्विसेज, बट अभी क्या है कि अभी इट इज एक्सपेक्टेड कि चॉइसेस हो अवेलेबल टू द पीपल बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेशंस एंड नीड्स ऑफ द पीपल विच आर नॉट वेरी होमोजीनियस। एक तरीके की नीड्स नहीं, बहुत अलग अलग तरह के नीड्स हो सकते हैं। तो जरूरी है कि जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है उसमें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगेन व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट हियर, वी आर थिंकिंग अबाउट नीड्स ऑफ द सिटीजंस। अगेन दिस इज प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अगर इंप्रूव करेंगे हम अपने प्रोसीजर और प्रोसेसेस, ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सिटीजंस। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिटीजन चार्टर है या टाउन बाउंड डिलीवरी सर्विस डिलीवरी रूल्स है, तो ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिव बना रहा है हमारे गवर्नेंस को। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इट इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेटरी होना चाहिए गवर्नेंस, यानी सिटीजंस को ऐसे एवेन्यूज होने चाहिए, ऐसे डोर्स होने चाहिए जहां से वो गवर्नेंस में खुद पार्टिसिपेट करें। और ये कई लेवल पे हो सकता है। वो हो सकता है कंसल्टेशन लेवल पे, यानी कोई लॉ आ रहा है तो पहले ही आप लॉ बनाने से पहले लोगों के मत समझिए कि क्या वो चाहते हैं या वो क्या समझते हैं इस लॉ से और वो क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसी भी लॉ में। इसके अलावा पोस्ट फैक्टो एनालिसिस भी हो सकता है, यानी आपने कोई प्रोग्राम चला दिया उसके बाद लोगों को इन्वॉल्व करें कि जो भी प्रोग्राम हुआ है उसको ऑडिट करने में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट they will know better things कि उसका क्या ramification हुआ है। Again, we can use the methods of social audit. These are the ways we can participate. There are multiple ways. सो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस अगर प्रमोट करना है तो आपको बेसिकली सिटीजन्स को ओनर बनाना पड़ेगा, उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप लानी पड़ेगी उन प्रोग्राम्स में। वो कब होगी, जब वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली व्हेन सिटीजन देमसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग दे विल हैव अ सेंस ऑफ ओनरशिप इन गवर्नेंस।
सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज है एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। गवर्नमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंटली जब डिलीवर करती है सोशल या इकोनॉमिक पब्लिक सर्विसेज, ये हेल्प करता है बिल्डिंग ट्रस्ट इन सिटीजन्स। जैसे आप अगर ई गवर्नेंस को लाते हो तब आप देखोगे एफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है इन आवर टोटल गवर्नेंस। अगेन दिस ई गवर्नेंस इटसेल्फ इज प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव इंटरनल एफिशिएंसी। और एट्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ करेक्टिंग। आपने प्रोग्राम्स बना लिए, पॉलिसीज बना लिए, बट क्या उसको इवैल्यूएट कर रहे हो आप उसमें कोई चेंजेस जो है एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल? क्योंकि जैसे टाइम चेंज होता है आपके जो पुराने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं वो रिडंडेंट होते जाते हैं। सो इफ यू वांट टू हैव सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इफ यू सी सिटीजन एट द कोर ऑफ द गवर्नेंस, देन यू हैव टू बी ऑलवेज सेल्फ करेक्टिंग। तो पीरियोडिक और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पे जोर देना है। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि जो भी काम आप करते हो आप उसको कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी से इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, आप बायस्ड हो जाओगे उसकी तरफ। इसीलिए आपको या तो एक्सटर्नल ऑडिट या फिर सिटीजन्स ऑडिट, जैसे हमने सोशल ऑडिट्स की बात की, उसी तरह से आप और भी स्टेक होल्डर जो उसमें है उनके थ्रू ऑडिट करवाएं। तो पीरियोडिक और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होगा तो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव होगी और ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा टू पीपल टू, और अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा फॉर द प्रोग्राम टू चेंज इन लाइन विद द एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजंस। अगेन वी आर व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर प्रमोटिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो व्हाट यू सी इज दीज आर द 8 फैक्टर्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। और इसके बारे में सेकंड ARC रिपोर्ट में भी हमें बात पता चलती है। अब हम कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड करते समय हम समराइज कर लेंगे कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है ये बहुत ही एसेंशियल है। किस चीज़ के लिए? वेलफेयर और सिटीजन सेटिस्फैक्शन। ये बहुत ही क्रिटिकल है और ये क्रिटिकल है एट एवरी लेवल, चाहे वो लोकल लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, क्योंकि इसी से आप देखोगे गुड गवर्नेंस प्रमोट होता है। इसीलिए आप देखोगे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट अथॉरिटेटिव एंड कंट्रोल गवर्नेंस, जो एक पुराना टाइप का गवर्नेंस है, ट्रेडिशनल मोड ऑफ गवर्नेंस है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है रैदर देन सिटीजन के कंसर्न्स को, या फिर एक अथॉरिटेटिव और कंट्रोल पे ज्यादा फोकस होता है। तो उससे एक शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। क्यों ये करना है? क्योंकि आपको प्रिजर्व करने हैं पब्लिक इंटरेस्ट को और एनहांस करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय द सिटीजंस। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। अगेन देयर कुड बी अदर वेज ऑफ कंक्लूडिंग, बट वी आर गिविंग अ मोर, व्हाट डू यू से, हमारा जो आंसर है उसी के इनलाइन हम इसको कंक्लूड कर रहे हो। सो दिस आर दी वेज यू कैन टैकल दिस क्वेश्चन। देयर कुड बी अदर वेज ऑल्सो, बट व्हाट इज एसेंशियल इज जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में आप उन डिटर्मिनेंट्स को नोट डाउन करो और एट द सेम टाइम कुछ एग्जांपल्स दो ताकि एग्जामिनर को पता चले कैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एक्चुअल में दिखता है। सो दिस इज द वे यू कैन डू इट। वी कैन क्विकली समराइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन था कि आपके ओपिनियन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को पहले डिफाइन किया, ये हमारा डेफिनेशनल अप्रोच, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर की डिटर्मिनेंट्स बताया, उसमें रूल ऑफ लॉ बताया, फिर उसके एग्जांपल्स दिए, ट्रांसपेरेंसी बताया, ट्रांसपेरेंसी कैसे अकाउंटेबिलिटी और एक तरीके से पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स को इम्प्रूव करता है। तो फिर हमने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की, कैसे वो जो माल प्रैक्टिसेस है उसे दूर करता है और आंसरेबल बनाता है टू द गवर्नमेंट, टू द सिटीजन्स। इसके बाद हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको यू हैव टू गो क्लोज टू द सिटीजन्स इफ यू वांट टू प्रोवाइड सम वेरी बेसिक एसेंशियल सर्विसेज, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डेलीगेट सम पावर टू द लोकल अथॉरिटीज। इसके बाद रिस्पॉन्सिव होना चाहिए इंस्टीट्यूशन ने, क्योंकि जो नीड्स है सिटीजन्स के वो चेंज होते रहते हैं और उस चेंज के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेटरी तो बहुत ही एसेंशियल है व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। इसमें आप इस तरह से भी कर सकते हो कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है गवर्नेंस का, उसमें आप जो सिटीजन्स है उनको भी एक तरीके से कुछ पावर डेलीगेट कर सकते हो या उनको इंक्लूड कर सकते हो इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इटसेल्फ। हमने देखा है बहुत सारी जगह पे जहाँ पे सोलर पैनल, जहाँ पे बहुत फार फ्लंग एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट रीच नहीं कर सकती, आप वहाँ पे सोलर पैनल लगवाइए या जो सिटीजन है उन्हीं को आप प्रमोट करें कि उनको चीप में सोलर पैनल दे और वो पावर जनरेट करे और वो फिर बाकियों को सर्विस प्रोवाइड करे। तो आप उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हो, एट द सेम टाइम ओनरशिप बढ़ा रहे हो। इसके अलावा इफेक्टिव और एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है और सेल्फ करेक्टिंग होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंजेस होने चाहिए इन दी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज और उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। एट द मेन पॉइंट इज इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए। कंक्लूड करते समय हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर बढ़ानी है सिटीजन्स की और पब्लिक इंटरेस्ट के में आपको उसको इंप्रूव करना है या उसको प्रमोट करना है, तो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बहुत एसेंशियल है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड दिस आंसर। वी हैव सम, एज यू नो, जो प्रीलिम्स है वो बहुत ही जल्दी अप्रोच कर रहा है अभी 2022 का, से इन जून द प्रीलिम्स इज दैट, सो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। और आप भले ही मेंस की पढ़ाई कर रहे हो
अच्छे से कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं होता सो लॉस तो नहीं है आपकी पढ़ाई का, बट एट द सेम टाइम एक तरीके से डिले हो जाता है हमारा जो व्हाट वी वांट। सो ज़रूरी है कि प्रीलिम्स मोड में आए जल्द से जल्द, और इसीलिए स्लीपी क्लासेस ने कुछ मॉड्यूल्स निकाले हैं। सो आई वुड लाइक टू गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस मॉड्यूल सो दैट यू कैन गिव इट अ शॉट। सबसे पहला है हमारा मॉड्यूल प्रीलिम्स का। ये सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बात हो रही है, तो 4 मॉड्यूल है, तो डिपेंडिंग आपकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप कोई मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास है एक मॉड्यूल जो है अराउंड 8000 का फॉर 2022 प्रीलिम्स। इसमें आपको करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स में आप देखोगे 1 जनवरी से ऑनवर्ड सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये 12 वीक का कोर्स होगा। और टेस्ट सीरीज में आप देखोगे 28 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें होंगे HLTs यानी हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो आप ये पर्टिकुलर मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हो। इट कॉस्ट अराउंड 8000 करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज। या अगर आप चाहते हो कि आपको GS का भी पार्ट कवर करना है, क्विकली रिवीजन करना है, तो आप हमारा सेकेंड मॉड्यूल ले सकते हो, दैट इज अराउंड 15,000 रुपीज़। तो इसमें आएगा आपको GS एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज होगी, वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगी उसमें। तो कंप्लीट करंट अफेयर्स होंगे अगेन 1 जनवरी ऑनवर्ड, और ये भी 12 वीक का कोर्स होगा। इफ़ यू डू नॉट वांट दीज एंड इफ यू वांट से ओनली GS का पार्ट, यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन अदर टेस्ट सीरीज, or you don't want current affairs series, then you can go for only GS crash course which is again around 8000। और इसमें आपको 250 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्लीट कवरेज होगा ऑफ स्टैटिक सिलेबस, और सिलेबस के बाद आपके पास चैप्टर वाइज क्विज भी होंगे, यानी GS करते समय आप एट द सेम टाइम खुद को टेस्ट भी कर सकते हो थ्रू दोस क्विजेस। और फाइनल मॉड्यूल है हमारे पास, दैट इज अराउंड 7000। तो इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा। इसमें 12 वीक का कोर्स होगा 1 जन ऑनवर्ड्स। सो इफ़ यू फील कि आपने बाकी चीज़ें कर ली है, आपने टेस्ट सीरीज भी कहीं लगा ली है, सो यू कैन डेफिनेटली गोल फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से लिंक्ड होके आते हैं। सो यू कैन गो फॉर दिस वन, दिस इज फॉर 7000। I hope you will benefit out of these courses, and let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.